फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब तो सिर्फ उनमें इक्वेशंस बनानी है, समीकरण बनाइए, सवाल तुम्हारे हैं, इसके थ्रू कवर कर रहा हूं। और कुछ अगर कोई और इंपॉर्टेंट जानकारी होगी तो पुली ब्लॉक के बारे में अगली क्लास में दूंगा, आज तो नहीं दूंगा। इसके बाद स्प्रिंग बल निकाय, श्रम बल, तुला मशीन और फिर कांस्टेंट मोशन, दैट इज बंधी हुई गति या बाधित गति बोल सकते हो। तो बेटा जी आज हम क्या सीखेंगे? तो बेटा जी आज हम अभ्यास प्रश्न, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बेटा जी मैं आपको ले चलता हूं न्यूटन के तृतीय नियम पे। थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। न्यूटन का तृतीय नियम बोला है कि बेटा जी हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, दिमाग में रखना। अगर मैं किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूं, मान लीजिए मैंने दीवार को धक्का दिया तो दीवार ने मुझे भी धक्का दिया, जितने बल से मैंने दीवार को धकेला उतने ही बल से दीवार ने भी मुझे धकेला। सीधी सी बात है, मैंने दीवार पर 50 न्यूटन का बल लगाया तो दीवार ने भी मुझ पर 50 न्यूटन का ही बल लगाया है। क्लियर सी बात है बेटा जी, बहुत सिंपल सी कहानी है, ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया पढ़ लेते हैं क्या है। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक क्रिया की परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत सदैव एक प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्या है? परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत सदैव एक प्रतिक्रिया होती है, जिसे ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। बेटा जी क्रिया प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। पहले ही बता देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो बच्चे सबसे ज्यादा यहाँ फंसते हैं वो यही फंसते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया वो एक ही बॉडी पर लगा देते हैं, बोल देते हैं एक ही वस्तु पर लगाए होंगे दो बल। जैसे मैंने बोला कि इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है और इस पर नीचे की तरफ इसका भार लग रहा है, बच्चे बोल देते हैं ये क्रिया प्रतिक्रिया। ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा जी, ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया के लिए बेटा जी देखो बाकी की सारी चीजें तो सही है, परिमाण में समान है, विपरीत दिशा में है, लेकिन बेटा जी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगने चाहिए, ये एक ही वस्तु पर लग रहे हैं दोनों, ये गलत बात है। क्रिया प्रतिक्रिया अगर दिखानी है, जैसे मैंने बोला कि ये पिंड है और ये धरती है, तो बेटा जी इस धरती ने इसको ऊपर धकेला तो इसने भी तो धरती को नीचे धकेला। जितने बल से धरती माता ने इसको ऊपर की तरफ धक्का दिया उतने ही बल से इस गुटके ने धरती माता को नीचे की तरफ धकेला। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया है। आप समझो क्रिया प्रतिक्रिया किसे कहते हैं। देख, विपरीत दिशा है, समान परिमाण है और भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ये गुटका अलग वस्तु है, धरती मैया अलग वस्तु है, बेटा जी दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। सीधी सी बात है, क्रिया प्रतिक्रिया ये है, ना कि ये क्रिया प्रतिक्रिया। बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं, वो एन और एम जी को क्रिया प्रतिक्रिया बोल देते हैं। पागल हो क्या यार, एन और एम जी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये लिख लो, क्या, हालांकि तो आगे भी मिल जाएगी आपको, क्रिया प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगती है। क्रिया प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगती है। इतनी बात दिमाग में रखना बेटा जी, क्रिया प्रतिक्रिया दो भिन्न भिन्न, या यूं बोल दीजिए दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, ठीक है। बोलो यार, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। चले आगे, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगती है, आगे चलते हैं बेटा। तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। अच्छा बेटा एक चीज और, अगर मैं दीवार पर धक्का लगा रहा हूं तो दीवार ने मुझ पर धकेला, इसका मतलब मैंने जो दीवार पर धकेला वो क्रिया नहीं है, तो सर फिर वो क्या प्रतिक्रिया है? नहीं। कुछ पता नहीं लगा सकते कि क्रिया कौन सी है, प्रतिक्रिया कौन सी। हाँ, ये जरूर है कि इन दोनों का नाम क्रिया प्रतिक्रिया है, इनमें से कोई एक क्रिया होगी, कोई एक प्रतिक्रिया होगी, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि जो मैंने धक्का लगाया, जो मैंने बल दीवार पर लगाया वही क्रिया है। नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया इतनी फास्ट होती है ना, जब प्रतिक्रिया इतनी फास्ट होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्रिया कौन सी है और प्रतिक्रिया कौन सी है। हाँ, इन दोनों जोड़ों को नाम मैंने जरूर दे दिया कि ये क्रिया प्रतिक्रिया है, लेकिन यही क्रिया है या यही प्रतिक्रिया है ऐसा बोलना संभव नहीं है। पहला पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु में लिखा है, सब कुछ लिखा है जो मैं तुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा बेटा, कभी भी दुनिया में एकल बल संभव नहीं है कि दुनिया में कहीं पर अकेला बल आ गया हो, हमेशा जोड़े में आता है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया है। अगर मुझे किसी ने धक्का दिया है तो उस पर भी धक्का महसूस हुआ है। ये बात पक्की बात है बेटा, ये बात पक्की बात है। ये तो वैसी वाली कहानी हो गई बेटा जी कि यार कि अगर कोई बॉलर बहुत तेज गति से बॉल कराता है तो बेटा जी थोड़ा सा टच करने पर भी बॉल बहुत तेजी से चली जाती है, लेकिन स्पिनर पे मारना थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है। जब एक स्पिनर आता है बेटा बॉल कराने, आपने देखा होगा जब एक स्पिनर आता है तो बल्लेबाज को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है शॉट मारने के लिए, है ना। लेकिन वहीं पर बेटा जी तेज बॉलर आता है तो बेटा जी उसको थोड़ी कम ताकत लगानी पड़ती है बल्लेबाज को। क्यों? क्योंकि जितनी तेज गति से बॉल आएगी उतनी तेज गति से बल्ले से निकल के चली जाएगी, क्योंकि बहुत तेजी से टकराएगी, बहुत तेजी से वापस हो जाएगी। तो जितने बल से वो टकराएगी उतने बल से वो वापस भी चली जाएगी, मतलब कुल मिलाकर उतना ही बल उस पर लगेगा। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है ना, बेटा। तो ये चीज दिमाग में रखा करो, ठीक है ना। इसलिए फास्टर गेंदबाज को, बहुत तेज गेंदबाज को मारना ज्यादा आसान होता है बजाय स्पिनर को ताकत लगानी पड़ती है ना। अब ये तो मैं आपको पिछली क्लास में भी समझा चुका हूं। F12 का मतलब है पहली वाली वस्तु पर बल दूसरी वाली वस्तु के कारण, और F21 का मतलब है दूसरी वाली वस्तु पर बल पहली वाली वस्तु के कारण। विपरीत दिशा में विपरीत होता है और परिमाण में बराबर होता है। क्या बोल रहा हूं बेटा जी? दिशा में विपरीत होता है और परिमाण में बराबर होता है। बोलो बेटा, बात समझ में आई क्या? कहानी क्लियर है क्या? परिमाण में समान, दिशा में विपरीत। F12 का मान बराबर है माइनस F21 के। ये कहानी पढ़ लेना, बहुत सिंपल सी कहानी है। आइए बेटा जी मैं बात करता हूँ पहले पॉइंट की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फटाफट से खत्म कर लेते हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये तो उदाहरण है। सुनो, हम कभी भी एकल विलगित बल उत्पन्न, विलगित मतलब अलग, बिल्कुल अलग, सेपरेट, बोलते ना अलग थलग हो जा, बिल्कुल आइसोलेट हो जा। जैसे अभी आइसोलेशन में डालते थे, कोविड का टाइम था, कोरोना का टाइम था, तो अपन बोलते थे ना कि भाई उसको सेल्फ आइसोलेशन में रखा, होम आइसोलेशन में, तो मतलब उसको विलगित करते थे। मतलब ना ही तो वो किसी आदमी से, बाहर के आदमी से मिल सकता था, ना ही बाहर का आदमी उससे कोई मिल सकता था। आइसोलेशन बोलते हैं, उसका दुनिया से कटाव हो गया, उसका लोगों से मिलना जुलना। ऐसे ही बेटा जी, है ना, ये तो हो गया मैंने आइसोलेशन का मतलब बताया, है ना। तो विलगित का मतलब है बिल्कुल अकेला, किसी से कोई लेना देना, बिल्कुल अकेला विलगित, है ना, उत्पन्न नहीं कर सकते। प्रकृति में बल सदैव क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होते हैं, हमेशा जोड़े के रूप में आते हैं, वो जोड़ा क्रिया प्रतिक्रिया कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता, दोनों एक साथ होती हैं। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि क्रिया कारण है प्रतिक्रिया का, या क्रिया कारण है तथा प्रतिक्रिया उसका प्रभाव है। ऐसा कह नहीं सकते कि मैंने जिसमें बल लगाया, मैंने दीवार को धक्का दिया तो ये कहने क्रिया की, मुझे नहीं पता मैंने क्रिया की प्रतिक्रिया की।
ठीक है। अतः हम किसी भी एक बल को क्रिया कह सकते हैं, किसी को भी प्रतिक्रिया। तो इसको क्रिया कह रहे हो तो उसको प्रतिक्रिया, या उसको अगर प्रतिक्रिया कह रहे हो तो इसको क्रिया कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तुएं स्थिर हो या गतिशील, उन पर क्रिया प्रतिक्रिया नियम सदैव लागू रहेगा, उन पर क्रिया प्रतिक्रिया नियम सदैव लागू रहेगा। फिक्स है बेटा जी। वस्तु 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 स्थिर हो या गतिशील, उन पर क्रिया प्रतिक्रिया सदैव, क्रिया प्रतिक्रिया सदैव लागू रहता है। ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया बल उन वस्तुओं के लिए भी संभव है जो भौतिक रूप से संपर्क में नहीं है। कैसे सर? बढ़िया ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ? पॉइंट नंबर चौथा, ये पॉइंट नंबर तीसरा था, देखना है ना। अब पॉइंट नंबर चौथा क्या? जैसे बेटा जी मैंने बोला, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि एक बक्सा है और उसके बगल में छोटा बक्सा है, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, तो ये वाली वस्तु, ये वाली सतह संपर्क में है ना, ये वाला मान लेते हैं कैपिटल M1 है और ये M2 है। अब मैंने बोला, ध्यान से सुनना, तो ये वाली सतह संपर्क में है, ये वाली सतह संपर्क में है, तो संपर्क में है तो एक बल आएगा, संपर्क बल। पहली वाली वस्तु दूसरी वाली को धकेलेगी और दूसरी वाली वस्तु पहली वाली को धकेलेगी। जितने बल से ये इसको धकेलेगी उतने ही बल से ये इसको धकेलेगी। यही तो क्रिया प्रतिक्रिया है, यही तो क्रिया प्रतिक्रिया है। तो बच्चे गलत समझ बैठते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया तभी आती है जब वस्तुएं आपस में स्पर्श करती हैं भौतिक रूप से, वस्तुएं आपस में भौतिक रूप से स्पर्श करती हैं कि देखना दोनों टच में है ना, फिजिकली कांटेक्ट है ना दोनों का, बस संपर्क में है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, बिना छुए भी क्रिया प्रतिक्रिया वाले बल आते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक आवेश है प्लस क्यू आवेश और एक दूसरा आवेश कहीं दूर रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश का ही, तो ये पहले नंबर का आवेश है, ये दूसरे नंबर का आवेश है और दोनों के मध्य की दूरी r है। तो पहला वाला आवेश दूसरे वाले को किधर फेंकना चाहेगा? दूर की तरफ, क्योंकि दोनों में समान आवेश है, दोनों की प्रकृति धन आवेश की है, धन है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बेटा जी पहला वाला दूसरे वाले को धकेलेगा, तो बल लगा किस पर? दूसरे पर। बल लगा किसकी वजह से? पहले की वजह से। बल है सदिश राशि है, इसको बोलते क्या है? वस्तु दो पर बल एक के कारण। ऐसे ही बेटा जी जब इसने इसको धकेला तो ये भी चुप थोड़ी ना बैठेगा, ये भी इसको धकेलेगा, तो बल लगा किस पर है? पहली वाली पर। लगा किसके कारण से है? दूसरे के कारण से। सदिश राशि है तो सदिश। अब देख बेटा जी F12 सदिश का परिमाण हमेशा बराबर होगा F21 के। जितना बल ये इस पर लगाएगा उतना ही बल ये इस पर भी लगाएगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया क्या बोलती है? समान परिमाण है, विपरीत दिशा है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं और भिन्न भिन्न वस्तुओं पर है। ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर है। क्या ये आवेश को दोनों को संपर्क में लेके आया? नहीं। क्या इन दोनों ने एक दूसरे को टच किया? नहीं। तो क्या बिना टच किए भी बल लग सकता है? यस। बिना छुए भी बल लग सकता है, ये बात पक्की हो गई। और देखो ना क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन भी कर रही है बेटा जी। तो यस, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया बल उन वस्तुओं के लिए भी संभव है जो भौतिक रूप से संपर्क में नहीं है। क्या ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है फिजिकली? बोलो बेटा, क्या ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है? कांटेक्ट में, लेकिन संभव है। ठीक है। घर्षण बल, श्यान बल, तनाव, विद्युत चुंबकीय, स्थिर विद्युत, गुरुत्व आदि सभी बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। इनमें से काफियों को तो आप जानने लग गए होंगे। घर्षण बल के बारे में हल्का आइडिया होगा। ये श्यान बल नहीं जानते होंगे, ये बाद में पढ़ाऊंगा आपको, है ना, फ्लूइड में आता है ये मेन। आप तनाव बल के बारे में जानते हो, रस्सी में तनाव बल। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में आगे पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत बल के बारे में दो आवेशों के मध्य बल लगता है। गुरुत्वीय बल का मतलब दो द्रव्यमानों के बीच बल लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, क्योंकि ये बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। छठा, क्रिया रट लेना इन सारे पॉइंट्स को और समझा भी दिया मैंने। क्रिया प्रतिक्रिया बल कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं, एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, क्योंकि यह अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। जैसे जैसे अभी तो मैंने बताया, हाँ क्या बताया था कि मैंने बोला था कि एक वस्तु है और एक वस्तु है, ए है बी है, M1 M2, इस वाले ने इस पर लगाया, इस वाले ने इस पर लगाया, तो दोनों को अगर मैं सेपरेट करूं M1 वाले को, ए वाली वस्तु को, तो बेटा जी नीचे की तरफ M1G लगेगा, ऊपर की तरफ धरती माता लगाएगी N1। अब बेटा जी दूसरी वाली ने पहली वाली को लगाया, इसको छोड़ो, इसको मारो गोली, हम बात कर रहे हैं इस वाली की, तो मैं बनाऊंगा नहीं ना, कंफ्यूजन ना रहेगा, बास ना बजेगी बांसुरी, भैया कंफ्यूजन ही नहीं करना। मैं अभी ऊपर वाले बल बता ही रहा हूँ, मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये पॉइंट समझा रहा हूँ। तो ये दूसरी वाली वस्तु पहली वाली को इधर धकेलेगी। सेम कहानी बी के साथ भी है बेटा, ये बी वाली वस्तु है, तो पहली वाली वस्तु दूसरी वाली को M2 द्रव्यमान वाले को इधर धकेलेगी। तो ये दोनों एक दूसरे को काट कैसे सकते हैं? कटते तब है जब एक वस्तु पर, मैंने बोला मुझे 5 न्यूटन से इसने खींचा, 5 न्यूटन से इसने खींचा, तब बोलोगे कि भैया वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 है, वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 है। 5 ने 5 को मारा तो इस पर नेट बल 0 है, कुल बल 0 है, परिणामी बल 0 है। लेकिन इस पर परिणामी बल की बात ही नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक अलग वस्तु है, ये अपने आप में एक अलग वस्तु है, तो कभी भी इनको निरस्त नहीं कर सकते। और ये है क्या? क्रिया प्रतिक्रिया। बढ़िया चीजें लिखा के ला रहा हूँ, बढ़िया चीजें आपको समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आती होंगी बेटा। कहानी क्लियर है क्या? उदाहरण की बात कर लो, चलना, तैरना, गोली दागने पर बंदूक का पीछे जाना, रॉकेट प्रणोदन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्रिया प्रतिक्रिया है। तैरना, आप पानी को पीछे धकेलते हो, पानी आपको आगे धकेलता है। रॉकेट प्रणोदन, वो धरती पर बल लगाता है, धरती उस पर बल लगाती है, जो गैस निकलती है बहुत तीव्र गति से गैस निकलती है, वो धरती पर बल लगाती है, प्रणोद बल। क्लियर है क्या? रॉकेट प्रणोदन बोलते हैं बेटा जी उसको, है ना। चलना इज आल्सो क्रिया प्रतिक्रिया। मैं धरती को पीछे धकेलता हूं तो धरती माता मुझे आगे धकेलती है। हम कैसे चल पाते हैं इसका कारण मैं आपको बताऊंगा विद डायग्राम, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, है ना। मैं कभी भी देखना चलता हूं ना तो देखो ध्यान से मैं थोड़ा सा फील करवा देता हूं, मैथमेटिकली नहीं थ्योरेटिकली। जब ये मान लीजिए धरती है, मैं जब ऐसे चलता हूं तो मैं ऐसे कदम नहीं उठा के चल सकता, कभी नहीं चल सकता। मैं ऐसे पैर उठाऊं, चलो उठाओ पैर, अपनी जगह उठाओ, मान लीजिए मेरे दोनों पैर हैं, तो मैं एक पैर को ऐसे उठा के दूसरे पैर को ऐसे, पैर उठाया पैर उठाया पैर उठाया पैर उठाया, तो मैं चला ही नहीं, मैं वहीं पे खड़ा रहा। मुझे चलाना है, अगर मुझे बढ़ना है तो मुझे आगे की तरफ
आगे की जो ये उंगलियां होती है ना, इनसे धरती को ऐसे पीछे धकेलना पड़ता है। तुम चलो, तुम देखो पीछे की तरफ धकेल रहे हो, पीछे की तरफ अरे यार ये उंगलियां ना, पैर की उंगलियां ऐसे हो जाती है तुम्हारी, ऐसे हो जाती है। तुम धरती को पीछे धकेल रहे हो तो धरती तुम्हें पीछे की आगे की तरफ धकेल रही है। क्रिया प्रतिक्रिया है, तूने धरती को धकेलने की कोशिश की, धरती ने तुझे धकेलने की कोशिश की, क्रिया प्रतिक्रिया। क्लियर है? तो दिमाग में रखना बेटा जी, कहानी बहुत समझा दी मैंने। चलिए बेटा जी अब समय हो चला है सवालों का, तो ये रहे आपके सामने तड़कते फड़कते से सवाल। आराम से करना, पहले बेसिक से शुरुआत है, जेईई मेंस जेईई एडवांस सारे सवाल लाया हूँ, करीब करीब 8 से 10 सवाल है मेरे पास, आराम से प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की। सुनो कहानी कहाँ से शुरू होती है। M1 M2 M3 द्रव्यमान के 3 पिंड चित्रानुसार भारहीन रस्सी से बांधकर घर्षणहीन मेज पर रखे हैं। घर्षणहीन मेज का मतलब है कि घर्षण बल नहीं है। T3 बराबर 40 न्यूटन से खींचा जाता है। M1 बराबर 10 किलोग्राम है, M2 बराबर 6 किलोग्राम है, M3 बराबर 4 किलोग्राम है, M3 बराबर 4 किलोग्राम है। तो T2 का मान आपसे पूछा है। तो बेटा जी यही तो है। छोड़ो यार, ऐसे 3D चित्र नहीं बना रहा मैं, तो अब आपको सिंपल सी कहानी बता देता हूँ। कहानी इतनी सी है बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी है, बस फ्री बॉडी डायग्राम आ जाए ना तो इन सवालों को कोई नहीं हिला सकता, इन सवालों को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये सवाल केवल आपके हैं और सब में यही करना है, एनालाइज की किताब पकड़ो, सारे सवालों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और समीकरण बनाओ। ये T3 है, T3 का मान मुझे दे रखा है उन्होंने 40 न्यूटन दे रखा है। बेटा जी ये अलग रस्सी है इन दोनों द्रव्यमानों के बीच, तो ये अलग रस्सी है तो मान लेते हैं अलग रस्सी है तो इसमें उत्पन्न तनाव T2 मान लेते हैं, और ये अलग रस्सी है तो मान लेते हैं इसमें उत्पन्न तनाव T1 है, मान लेते हैं इसमें उत्पन्न तनाव क्या है T1 है। तो बेटा जी अच्छा इसका द्रव्यमान M1 का द्रव्यमान कितना दे रखा है 10, M2 का द्रव्यमान 6, M3 का द्रव्यमान 4 किलोग्राम। आपसे पूछा है T2। बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दे, संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दे, संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दे, और मान लेते हैं कि इस रस्सी में जो तनाव है वो T2 है, जो कि T3 यहाँ दे रखा है। संपर्क बिंदु पर बैठ जा, संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता खोल दे, संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता खोल दे। बेटा जी मान लेते हैं कि इस वाली रस्सी में जो तनाव है वो T1 है। बाकी सारी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता है, अलग अलग लिया तीनों को, इसको तूने M1 माना, इसको तूने M2 माना, इसको तूने M3 माना। तो बेटा जी M1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर तू बनाना चाहता है तो नीचे की तरफ तो बेटा जी 100 न्यूटन आएगा, ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल N1 मान लेते हैं, इधर की तरफ एक बल आएगा तनाव बल। देखना यार और अगर इसे खींचा जा रहा है तो पूरी की पूरी वस्तु का त्वरण होगा T। घर्षण बल नहीं है क्योंकि बेटा जी सतह चिकनी है, अगर सतह चिकनी, घर्षण रहित है मतलब चिकनी है, और घर्षण रहित है मतलब चिकनी है का मतलब ये हो गया बेटा जी कोई घर्षण बल नहीं है। और पूरा की पूरा, अब जब इसको खींच रहा हूँ तो पूरा की पूरा सिस्टम ए त्वरण से आगे की तरफ जा रहा है, तो ये भी तो ए त्वरण से आगे की तरफ जा रहा है। कहानी मजेदार है बेटा। आइए 6 किलोग्राम की कहानी को सुलझाते हैं। ये 6 किलोग्राम की कहानी को सुलझा रहा हूँ, ये M1 की कहानी थी। अब M2 की कहानी को समझो बेटा। mg 6 × 10 60 न्यूटन का इधर लगेगा, मान लेते हैं इसके ऊपर N2 इधर लग रहा है। बेटा जी T2 का मान इधर की तरफ है और T1 का मान पीछे की तरफ है, और ये पूरा की पूरा ए त्वरण से आगे जा रहा है, पूरा की पूरा ए त्वरण से आगे जा रहा है। ऐसे ही बेटा जी 4 किलोग्राम पे आ जाते हैं, इस पर 4 किलोग्राम, तो नीचे की तरफ 40, नीचे की तरफ 40 न्यूटन, ऊपर की तरफ N3, ऊपर की तरफ N3, इधर की तरफ बेटा जी T3 जिसका मान मुझे दे रखा है 40, और पीछे की तरफ T2, पूरा की पूरा सिस्टम ए त्वरण से। ये है, दिस इज योर कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ये है M3। अगर तुझे ये बनाने आवे, तुझे समीकरण को लिखनी है, करना क्या है अब सोच। ये सिस्टम जा कैसे रहा है, क्षैतिज गति कर रहा है, तो ऊर्ध्वाधर बलों का कोई रोल नहीं है, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण है ही नहीं। अबे तेरा त्वरण क्षैतिज दिशा में है ना, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण है ही नहीं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा के बल तो आपस में बराबर हो गए। जब ऊपर त्वरण ही नहीं है ऊर्ध्वाधर दिशा में, वाई दिशा में मान ले, तो वाई दिशा में तो त्वरण नहीं है, तो लगने वाले बलों का योग 0, तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। और याद रखना जिस दिशा में त्वरण है उसी दिशा में हम F बराबर M लगा सकते हैं, है ना। अब ऊपर वाले बल तो आपस में बराबर हो रहे हैं, तो अगर कोई तो N1 का मान पूछ ले, छोड़ो इसको, ऐसे बिगाड़ते नहीं है चित्र को, है ना, ऐसे छोड़ देते हैं इसको, सिंपल है ना, सिंपल छोड़ देते हैं बस। ठीक है, मुझे सिर्फ आगे वाले से मतलब है। तो बेटा जी पहले वाले की समीकरण T1 बराबर, अबे आगे केवल एक ही बल है क्षैतिज दिशा में, T1 बराबर F बराबर M, M कितना है M1 का मान कितना है 10, और त्वरण कितना है A। समीकरण नंबर पहली प्राप्त हो गई। समीकरण बनाइए, आगे हल कर लेंगे। दूसरा बेटा जी 6 किलोग्राम वाले का है, तो T2 माइनस T1, ये T2 है। अबे आगे की तरफ त्वरण है तो नेट बल, परिणामी बल कितना रहा होगा आगे, और चूंकि ये और ये दोनों विपरीत दिशा में, तो ये माइनस ये T2 माइनस T1, और दिशा कौन सी रहेगी, ये वाली दिशा, क्योंकि बेटा जी जिधर त्वरण की दिशा जरूर परिणामी बल की दिशा उधर ही रही होगी। ये बात दिमाग में रखना, बल की दिशा में त्वरण की दिशा होती है। तो T2 माइनस T1, F आ गया नेट, ऊपर वालों को छोड़ दे, जब गति क्षैतिज हो रही है, बराबर M कितना M2 6 × त्वरण तो सेम है 6A, 60 नहीं है, ये 6A है। दिस इज कॉल्ड समीकरण नंबर 2। ओहो मजा आ गया सर। T3 माइनस T2, समीकरण बनाना सीख जाओ जल्दी। T3 माइनस T2 बराबर 4A, समीकरण प्राप्त हो गई बेटा जी तीसरी। समीकरण कौन सी मिली, समीकरण मिल गई तीसरी। ओके अब सुन बेटा, जब इनको हल करना है तो यार मैं तो एक ही गणित जानता हूँ, क्या कर सकते हैं बताओ सर। ऐसा करते हैं, T1 का मान उठा के पहले तो यहाँ रख देते हैं, तो T2 माइनस T1 का मान 10A बराबर 6A, तो T2 बराबर 16A। T2 का मान आ गया, T2 का मान उठा के वहाँ रख दे, तो T3 माइनस 16A बराबर 4A, तो T3 बराबर 20A। और अगर तुझे याद हो तो T3 का मान मैंने दे रखा है बेटा 40, तो 40 बराबर 20A। ओहो सर, A बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा जी तेरे पास त्वरण आ गया पूरे निकाय का। अब तू छोड़ यार, मैं तुझे देसी स्टाइल बताऊँ त्वरण निकालने का। सर प्लीज बताइए ना बेटा, ये तो आंतरिक बल है, T1 और T2 ये तो खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। इस निकाय पर नेट बल कितना लगा है, इस पूरे सिस्टम पर नेट बल कितना लगा है 40। अब नेट बल तो 40 लग रहा है, नेट बल तो 40 लग रहा है, और कुल द्रव्यमान कितना है 10 + 6 16 + 4 20, कुल द्रव्यमान कितना है 20। F बराबर MA, F कितना 40 बटे द्रव्यमान, ए का मान कितना आया 2, पूरे निकाय का त्वरण कितना आया 2। लेकिन ऐसे जुगाड़ना मैं तेरे को मेथड के बाद सिखाया करूंगा, पहले उम्मीद मत रखना मुझसे। एक और जुगाड़ है तेरा, लिख ले जुगाड़, क्या लिखेगा जुगाड़। क्लियर। अब कारण किसा ये वाले बलों का, क्योंकि बेटा जी इसने इसको कैंसिल कर दिया होगा, आंतरिक बल है बेटा जी, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो बेटा जी इसीलिए शायद ये निकल के आ जाता है।
अबे यार बोलो बात समझ में आई? तो तुरंत आ गया, हमें T2 का मान चाहिए, T2 का मान चाहिए, का मान यहाँ रख दे, तो बेटा 16 × 2 32, T2 का मान आ गया 32। चलो लगे हाथ T1 निपटा ही लेते हैं। तो T1 का मान 10 × A का मान 2, T1 का मान 20 न्यूटन। ओहो सर बात ही समझ में आ गई, खत्म हो गई बेटा। बोल यार। तो तुझे T2 का मान चाहिए था 32 न्यूटन, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, MPPT और MPPMT दोनों में आया हुआ सवाल था 1998 में, लेकिन कोई बात नहीं बेटा जी, कोई बात नहीं, है ना। अभी छोटा सवाल है लेकिन सीखने को बहुत कुछ है, इसलिए सीखते रहिए। समीकरण बनानी आई क्या? चलिए ये सवाल थोड़ा सा ठीक है, गुड प्रॉब्लम बोल सकते हो, गुड, छोटा ज्यादा भी नहीं, बहुत तगड़ा लेवल का गुड नहीं, बट ठीक ठाक लेवल का गुड है। ये क्या है सुन, तेरे जेईई मेंस का सवाल है। किसका सवाल है? जेईई मेंस का सवाल है। 2002 से शुरू हुआ था बेटा जी जेईई मेंस, मतलब पहले IEEE नाम से शुरू हुआ था, अब उसको जेईई मेंस नाम से जानने लगे हैं। सुन कहानी क्या है। एक भारहीन तथा घर्षणहीन घिरनी से गुजरते हुए M1 और M2 द्रव्यमानों के दो गुटके लटकाए ऊर्ध्वाधरता हुए हैं। यदि निकाय का द्रव्यमान G/8 है तो द्रव्यमानों का अनुपात होगा M1/M2 का मान तुझसे पूछा है। बेटा जी कहानी को सुनना, मैं चित्र बनाता हूँ, है ना। चित्र बनाना पड़ेगा बेटा, कभी वो चित्र भी नहीं देते हैं। यह तेरी घिरनी, यहाँ से एक रस्सी लपेटी, इसका द्रव्यमान M1 मान लिया, और वही सेम रस्सी आगे आ गई, M2 द्रव्यमान दे दिया। कहानी को समझ बेटा, हो क्या रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा कर देता हूँ। अब बेटा जी ये लटके हुए, हमें M1 भी नहीं पता, हमें M2 भी नहीं पता। अच्छा, घर्षणहीन घिरनी है, भारहीन घिरनी है, रस्सी भी द्रव्यमानहीन है, मतलब भैया घिरनी भारहीन है, मतलब घिरनी का द्रव्यमान नहीं है, घिरनी भारहीन है, घर्षणहीन है, रस्सी भारहीन है। बहुत सिंपल सवाल। अगर रस्सी का द्रव्यमान दे देते तब कहानी अलग बनती, अभी के लिए तो बेटा जी यही कहानी है। बोलो बात समझ में आई क्या? मुझे नहीं पता बेटा M1 और M2 में से कौन बड़ा है, तो मैंने माना M1 बड़ा है M2 से। मान सकते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर M1 बड़ा है M2 से तो निकाय या ये सिस्टम कैसे जाएगा? ये वाला भारी है, अब M1 बड़ा है ना, तो बेटा जी ये नीचे जाएगा, M2 ऊपर जाएगा, तो बेटा जी ये A त्वरण से नीचे जा रहा है और ये A त्वरण से ऊपर जा रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? ये A त्वरण से नीचे जा रहा है तो ये A त्वरण से ऊपर जा रहा है। बोलो कहानी क्लियर है क्या? अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ M1 का, तो नीचे की तरफ आ जाएगा M1G और ऊपर की तरफ आ जाएगा T, क्योंकि बेटा ये पूरी रस्सी एक ही है और एक रस्सी एक तरफ, तब जब रस्सी द्रव्यमानहीन है। ऐसा सवाल में दिया है, ये पूरी रस्सी एक ही है। अगर ये पूरी रस्सी एक ही है तो एक रस्सी एक तरफ और द्रव्यमानहीन है, तो पूरी रस्सी एक ही है। बोल बात समझ में आई क्या? कहानी समझ में आ रही क्या? तो ये हो जाएगा बेटा जी M1, ठीक है। अब सुनो, तो बेटा जी पूरी रस्सी में एक जैसा तनाव आएगा, तो बेटा जी इधर आ जाएगा T। संपल बिंदु पर बैठ जा, छाता खोल दे, ये आ जाएगा T। तो बेटा जी M1G नीचे आएगा, T ऊपर जाएगा, पूरा ब्लॉक नीचे जा रहा है। A से और A का वैल्यू भी तुझे दे रखा है G/8, पूरे निकाय का त्वरण दे रखा है G/8। दे लो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसी सेम कहानी बेटा जी M2 वाले की बनाऊं, तो नीचे की तरफ M2G है, ऊपर जाएगा ना, और त्वरण कितना है? ये M2 है और ये T है, त्वरण कितना है? A है। बोलो, और ये का वैल्यू G/8 दे रखा है। ये कहानी दे रखी है बेटा सवाल की। समीकरण बना ले, M1G माइनस T बराबर M1A। समीकरण नंबर A का मान रख लूंगा मैं G/8, T माइनस M2G बराबर M2A। ऐसा कर बेटा जी, ये समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को जोड़ दे। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ दे। M1G माइनस T बराबर M1A, T माइनस M2G बराबर M2A। बेटा जी जोड़ेगा तो बेटा जी M1G माइनस M2G बराबर M1A प्लस M2A, तो M1G माइनस M2G बराबर M1 प्लस M2, मतलब M1 G/8, A की वैल्यू G/8 प्लस M2 G/8। बोलो बात समझ में आई क्या? बेटा जी अब इसको सिर्फ हल करना बाकी है। M1G माइनस M2G बराबर M1G प्लस M2G/8, इधर गुणा कर दे। 8 M1G माइनस 8 M2G बराबर M1G प्लस M2G। G कॉमन ले ले सबसे, G को उड़ा दे। 8 M1 माइनस 8 M2 बराबर M1 प्लस M2, M2 उधर चला जाएगा, M1 इधर आ जाएगा। 8 M1 माइनस M1 बराबर M2 प्लस 8 M2, ये हो जाएगा 7 M1 बराबर 9 M2। तो से क्या पूछा? M1 बटे M2, 9/7, तो 9:7। सिर्फ सवाल का तरीका बदला है उन्होंने, कॉन्सेप्ट नहीं बदला, सिर्फ पूछने के तरीके बदल दिए। वही फ्री बॉडी डायग्राम, वही समीकरण, कैसे समीकरण बनानी है, गणित करनी है, पूरी कहानी सुलझा दी। आई थिंक आपको इस सवाल में कोई आपत्ति नहीं होगी। बेटा बोल सकता है अगर कुछ तकलीफ हुई हो तो। आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। ये भी तेरे जेईई मेंस का सवाल है, ये 2 साल बाद आया है 2004 में। देखो कैसे सवाल आते हैं, मैं आज भी बताऊंगा। अभी इन विगत वर्षों में 2-4 सालों में भी कैसे सवाल पूछे गए हैं। चित्र आपको दिख रहा होगा बेटा जी, 2 द्रव्यमान है, M1 है 5 किलोग्राम का, M2 है 4.8 किलोग्राम का। इसकी मैं ट्रिक दे देता हूँ आपको बिल्कुल पहले, लेकिन मेथड सिखाऊंगा, फिर देसी तरीका सिखाऊंगा, जो अपने पास जुगाड़ नाम से फेमस है। अपने पास जुगाड़ है बेटा सारे, है ना। तो ये रस्सी द्वारा लटकाया गया है, जो कि एक द्रव्यमानहीन तथा घर्षण रहित घिरनी से होकर जाती है। यदि दोनों द्रव्यमान गति के लिए स्वतंत्र हों तो द्रव्यमानों के इस पूरे निकाय का त्वरण। बहुत सिंपल सवाल, बच्चे इसको 10 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी स्पीड स्लो है, अभी हम छोटे से बच्चे हैं। ये 5 किलोग्राम है, G का वैल्यू 9.8 लेने को बोला है, तो ले लेना चुपचाप। और ये
ये M2 कितना है 4.8 यार बेटा जी गुणा करने में तो पसीने आ जाएंगे अपन को। चलो खैर जो ऊपर वाले की मर्जी है, हालांकि तुम 10 भी लेते तब भी आंसर वही आता। खैर कोई बात नहीं, वो तो क्योंकि दोनों तरफ 10 से गुणा कर रहे हो ना, उससे क्या फर्क पड़ना। खैर खैर ये 4.8 है और ये इतना है ना। अब कौन भारी है? ये वाला भारी है तो ऑब्वियसली बात है नीचे ये जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि रस्सी टूटती नहीं है, पूरी रस्सी का त्वरण एक जैसा रहेगा। अगर एक जैसा नहीं रहेगा तो रस्सी तो बिखर जानी चाहिए थी, टूट जानी चाहिए थी, है ना। और ऐसे भी रस्सी का द्रव्यमान है नहीं तो पूरी रस्सी में एक जैसा ही त्वरण रहेगा, क्योंकि बेटा जी रस्सी अलग द्रव्यमान है। जब तक रस्सी का द्रव्यमान ना दिया जाए, सवाल में ना बोला जाए द्रव्यमान ही मान के चलेंगे, फिर क्या हो। जब तक सवाल में ना बोला जाए कि रस्सी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तब तक रस्सी द्रव्यमान ही मान के चलेंगे। या तो वो बोल ही देंगे कि रस्सी द्रव्यमानहीन है, भारहीन है, घिरनी भारहीन है, घिरनी द्रव्यमानहीन है, बोल ही देंगे। ना बोले तो मर्जी से मान लेंगे कि द्रव्यमानहीन है। अगर उनको देना होगा तो लिख देंगे कि रस्सी का द्रव्यमान है, तब नहीं मानेंगे कि रस्सी का द्रव्यमान। जब उन्होंने लिख दिया सवाल में तो फिर कहानी कुछ और होगी बेटा। खैर वो भी सिखाऊंगा, उस पर भी जेईई में सवाल आया है ना। अब सुन बेटा जी, यहाँ पर बैठेगा, संपर्क बिंदु पर छाता खोलेगा, ऊपर की तरफ छाता खोलेगा, टी तनाव है। संपर्क बिंदु पर बैठेगा, ऊपर की तरफ छाता खोलेगा, बेटा जी एक रस्सी है तो एक ही तो तनाव है, पूरी रस्सी एक है, एक रस्सी एक तनाव। ये नारा याद रखना है। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बेटा जी 5 किलोग्राम वाले का, तो नीचे की तरफ 5 × g का मान 9.8, स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर की तरफ टी और यह जाएगा बेटा जी, सॉरी नीचे की तरफ, तुरंत तो नीचे है ना, अब बारी है ये। ऐसे ही बेटा जी इसका करेंगे 4.8 किलोग्राम का, नीचे की तरफ आ जाएगा 4.8 × 9.8। देखो स्मार्ट कैलकुलेशन करना तब भी आएगा हमें, हम कितने स्मार्ट है अभी पता चलेगा। ये दोनों समीकरण बना लो बेटा। नीचे वाला बल माइनस टी, तो 5 × 9.8 माइनस टी बराबर m 5 है, तुरंत ये है समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण बनाएगा, तो क्या हो गया, दोनों नीचे थोड़ी ना जा रहे हैं, एक तो ऊपर जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक तो ऊपर जाएगा ना, दोनों नीचे थोड़ी ना जाएंगे। अगर दोनों नीचे जा रहे होते तो दोनों नीचे जाएंगे तो टूट नहीं जाएगा ये, ऐसे नहीं है ना। टी माइनस 4.8 × 9.8 बराबर 4.8 ए, दोनों को जोड़ दे, टी से टी उड़ जाएगा। 5 × 9.8 माइनस 4.8 × 9.8 बराबर हो जाएगा 4, 5 और 4 9, 9.8। वाह 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 वाह, 9.8 कॉमन ले ले, 5 माइनस 4.8 बराबर 9.8 ए, 0.2 बराबर ए। बच्चे पता वहीं पर इतना सवाल नहीं रखते, वहीं पर गुना करने बैठ जाते हैं। अरे पागलों, इतनी तो अक्ल रखो। 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये, पूरा नहीं स्क्वायर दिख नहीं रहा होगा बेटा, है ना, छोटा सा स्क्वायर याद दिखता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। तो 0.2 मीटर पर। अब देख क्या है सवाल, तू ही बता दे मुझे, तू ही बता दे कि सर ये टफ है। हाँ ये है सवाल, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब करेंगे बेटा जी प्रश्न नंबर 4, बढ़िया सवाल, गुड प्रॉब्लम। जेईई एडवांस का सवाल, लेकिन आया बहुत पुराना है, करीब 20 साल पहले आईआईटी जेईई में आया है बेटा जी। आईआईटी जेईई आज की जो एडवांस है उस जमाने की आईआईटी जेईई हुआ करती थी। सवाल को सुन, सवाल क्या है, सिर्फ डरा रहा है और कुछ भी नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम आता है, ये सवाल तेरा है, सिर्फ डराया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने बोला है कि चित्रानुसार एक भारहीन डोरी, पहले निश्चित कर दिया कि रस्सी का द्रव्यमान नहीं लेना। इसका मतलब भैया एक ही जैसा तनाव होगा रस्सी में। अगर रस्सी का द्रव्यमान दे देते तो संकट की बात हो जाती, सवाल में थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ता। लेकिन बेटा जी उन्होंने तो हमें निश्चिंत कर दिया क्योंकि रस्सी भारहीन है। अगर रस्सी भारहीन है तो भैया जी एक रस्सी एक तनाव। बोलो बात समझ में आई, बोलो बेटा, है ना। लेकिन बेटा जी इस बार ना स्मॉल एम द्रव्यमान की क्लैंप से कसी हुई, दिस इज कॉल्ड क्लैंप, है ना। ये जो है ना, इसे बोलते हैं क्लैंप। और ये जो घिरनी है ना बेटा, ये घिरनी का द्रव्यमान दे रखा है इस बार घिरनी का द्रव्यमान स्मॉल एम दे रखा है। ये कैपिटल एम है, ध्यान से सुनना, घिरनी का द्रव्यमान दे रखा है और कैपिटल एम द्रव्यमान के गुटके को लटकाया हुआ। क्लैंपिंग समझा है क्या तू? नहीं समझा, कोई बात नहीं, दिस इज कॉल्ड क्लैंपिंग। अब यार ये जो बांधा है ना, क्लैंप कर दिया मैंने। क्या किया है? क्लैंप, एक शब्द है अंग्रेजी का, है ना। अगर समझ जाए यार, इतना काहे परेशान हो रहा है, क्लैंप किया है मैंने इसको। क्लैंप द्वारा घिरनी पर, ये क्लैंप द्वारा घिरनी पर कितना बल लगेगा? तो बेटा जी अगर मैं घिरनी बनाऊं तो बेटा जी इधर की तरफ, अब घिरनी का द्रव्यमान है तो संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता खोल दे। एक रस्सी है, एक तनाव है, संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता। इस बार फ्री बॉडी डायग्राम मैं घिरनी का बनाऊंगा क्योंकि मुझसे घिरनी के बारे में पूछा, घिरनी पर आरोपित बल कितना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम घिरनी का बनेगा। किसका बनेगा? घिरनी पर। अब तो बेटा जी घिरनी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बेटा जी एक बल तो मैंने ऐसे बना दिया टी, और एक बल मैंने ऐसे बना दिया टी। बोल बात समझ में आई क्या? एक रस्सी है, एक तनाव है। सर इस टी का मान मिल जाए कैसे भी करके, अब टी का मान तो मैं तुझे निकाल दूंगा। बेटा जी इस गुटके का द्रव्यमान कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, तो नीचे की तरफ कैपिटल एम जी और ऊपर की तरफ यार संपर्क बिंदु तो यहाँ पर भी है, तो ऊपर की तरफ बेटा जी छाता खोल दे, तो टी बराबर एम जी। यार ये तो चलेगा ना, तो टी का मान कैपिटल एम जी, क्योंकि वहाँ पर स्मॉल एम जी भी है इसलिए दिमाग लगाना, कैपिटल एम जी। तो यार ये तो कैपिटल एम जी है और ये भी कैपिटल एम जी है। अच्छा, घिरनी का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो घिरनी का द्रव्यमान स्मॉल एम है तो बेटा जी घिरनी का भी एक भार लगेगा स्मॉल एम जी। नहीं आई समझ में यार? घिरनी का खुद का भी तो द्रव्यमान है, खुद का भी तो द्रव्यमान है भाई घिरनी। अबे यार ये तो तुझे तनाव बल दिखाए, चक्कर में मत पड़ना भाई। घिरनी का खुद का भी तो द्रव्यमान है भाई, घिरनी का सॉरी बेटा, घिरनी का खुद का भी तो द्रव्यमान है, तो कैपिटल एम जी स्मॉल एम जी। बात को समझ बेटा, ये जो है वो तनाव है, यहाँ से तनाव आएगा, यहाँ से तनाव आएगा और इसका खुद का द्रव्यमान, तनाव बल का मान एम जी है, तो कैपिटल एम जी और स्मॉल एम जी नीचे हो गए, कैपिटल एम जी इधर। अब ये क्लैंप इसको क्लैंप ने, अब देख इसने क्लैंप पर आरोपित किया तो क्लैंप ने इस पर आरोपित किया, और बेटा जो क्लैंप ने जो इस पर आरोपित किया मान लेते हैं वो है बेटा जी एफ बल। कितना है? वो एफ बल। अगर मुझे ये एफ निकल जाए तो मेरा काम खत्म। यही तो है ये एफ बल। एफ बल क्या है? क्लैंप द्वारा घिरनी पर आरोपित बल, क्लैंप द्वारा घिरनी पर आरोपित बल। तो बेटा जी अगर मैं सारे बलों को, तो नीचे की तरफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, अब केंद्र से बात कर रहा हूँ, तो नीचे की तरफ कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी और इधर की तरफ कैपिटल एम जी
तो इन दोनों का परिणामी कितना आ जाएगा, इधर कितना आएगा बता सकते हो? हाँ सर, कैपिटल एम जी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी का होल स्क्वायर। अबे यार, और ये बल किसके बराबर होना चाहिए? उस क्लैंप के, एफ के। तो ये इसका मान ये रहा, एफ का मान निकल के आ गया बेटा तेरे पास कितना, कैपिटल एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर बाहर ले लेगा तो ये हो जाएगा कैपिटल एम स्क्वायर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर। देख कुछ भी नहीं था सवाल में, कुछ भी नहीं था सवाल में। ये जी बाहर है बेटा ना, ये जी अंदर नहीं है, ये पूरा ऐसा ही ऑप्शन। मैं फिर बता देता हूँ, ये ऑप्शन ऐसे हैं, है ना? ठीक है, तो बता सवाल में कुछ भी था क्या? तेरे जेई का सवाल था। हो गया होगा यार, बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी है, कर ले जाओगे। बोलो यार, कोई तकलीफ? आजा आजा, अगला सवाल बढ़िया सवाल है, कोशिश करेंगे, जेई मेंस का सवाल है। सवाल क्या है ना? ये बंदर है बेटा, क्या है ये? बंदर। चलो, बोला है कि भारहीन एवं घर्षणहीन गिरनी। ओहो, मामला सेट कर दिया उन्होंने, कोई टेंशन नहीं लेती, कोई टेंशन नहीं लेनी। पी गिरनी पी, अब मैंने जितना बोला था घिरनी को जितने भी होंगे सब पी से दिखाएंगे, क्योंकि इसका एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम होता है पुली, अंग्रेजी में पुली का पी उठाया इसलिए घिरनी को पी से दिखाते हैं। भारहीन डोरी है तो और भी आसान कर दिया, एक रस्सी एक तनाव, भारहीन डोरी है। कहाँ है डोरी? ये रही बेटा डोरी, बंदर के हाथ में है, और एक तरफ से इसको कील ठोक के एक तरफ से इसको बांध दिया है डोरी को। तो जब समझ नहीं आती करे है, डायग्राम देख के नहीं फील आ रहा है, सारा नहीं समझाऊं? बना हुआ है एक सिरा हुक सी से, ये रहा हुक सी। अब हुक यार इतना क्या देसी स्टाइल में पढ़ लो ना यार, जबकि दूसरा स्वतंत्र है, दूसरा स्वतंत्र है, फ्री। डोरी की अधिकतम तनाव दे रखी है कि डोरी सिर्फ और सिर्फ अधिकतम तनाव दे रखा है डोरी का 360 न्यूटन। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको, एक रस्सी है, अरे यार एक रस्सी है, कभी कभी तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी क्रेनें पत्थर उठाती हैं तो क्रेन की जो डोरी होती है वो टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उस डोरी की इतनी क्षमता है कि वो इतना ही वजन उठा सकती है, तब तो उससे ज्यादा उठाओगे तो डोरी टूट जाएगी। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि ये जो रस्सी है ना, इसकी अधिकतम क्षमता सहन करने की 360 न्यूटन तक की है। इससे 360 न्यूटन तक का कुछ भी लटकाओ तो ये नहीं टूटेगी, 360 से ऊपर का कुछ भी लटका दो रस्सी तेरी टूट जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ अधिकतम तनाव सहन कर सकती है। 60 किलोग्राम का एक बंदर, ए भैया सुन ले, टी मैक्सिमम दे रखा है, बंदर का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 60 किलोग्राम का एक बंदर किस त्वरण से, सुरक्षित त्वरण से नीचे उतरना है ना? हाँ, तो त्वरण किधर है? नीचे। बहुत सिंपल सा बात है बेटा जी। तो बेटा जी इसके ऊपर तनाव टी मैक्सिमम, न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम मतलब भैया जी न्यूनतम त्वरण का मतलब है कि टी मैक्सिमम अधिकतम है, अधिकतम तनाव यूज कर लो, है ना? तो बेटा जी 60 है नीचे की तरफ, तो इसका भार लगेगा 600, जी का मान नहीं बोला है तो 600 न्यूटन ले लूँ। अब द्रव्यमान 60 कीजिए तो mg भार, इसका भार w वेट, और अधिकतम तनाव कितना दे रखा है? टी मैक्सिमम, वो 360 दे रखा है। समीकरण लगा ले, 600 w माइनस टी मैक्स, f बराबर ma, m कितना है? 60, और a कितना है? नहीं पता। अबे बोल दे। तो बेटा जी w कितना है? 600, सही है, माइनस टी मैक्सिमम कितना है? 360 न्यूटन बराबर 60 ए मिनिमम। तो बेटा जी हो जाएगा 400 500 600 240 बराबर 60 ए मिनिमम, कट जाएगा 4 बार। त्वरण कितना आया? 4 मीटर। इतने मिनिमम त्वरण से अगर ये नीचे उतरेगा तो इसको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। इतने मिनिमम त्वरण से ये नीचे उतर सकता है। ऑप्शन में 4 है, 4 लगा दो। कोई तकलीफ है क्या? अरे बोल दो बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं है, कहानी क्लियर है। चले अगला प्रश्न नंबर 6। ये गुड प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूजन करने वाला प्रॉब्लम है, ये भी तेरे जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है 2002 का। देखो प्योर प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस करो यार, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 3 बल बोले हैं उन्होंने, F1 F2 F3। ये F3 नहीं दिख रहा तो बना देता हूँ। एक स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पर इस प्रकार कार्यरत है कि F2 एवं F3 पर लंबवत है, तब वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। ओके, यदि F1 हटा लिया जाए तब वस्तु का त्वरण। वाह वाह वाह, क्या सवाल है, वाह। देखो यार क्या प्यारा सवाल है, उलझाने के लिए, सिर्फ उलझाने के लिए। सुन कहानी क्या है। ये वस्तु है F2 और F3 इस तरह लगते हैं, तो बेटा जी मैंने मान लेते हैं कि F2 इस तरफ लगा तो F3 इस तरफ ही लगेगा। लंबवत बोला है, अबे लंबवत बोला है तो F3 इधर ही लगेगा। और ये वस्तु है, और ये वस्तु है एम द्रव्यमान की। उन्होंने बोला कि एम द्रव्यमान की वस्तु पर ऐसे लगते हैं कि स्थिर अवस्था में। तू सोच इन दोनों का परिणामी कहाँ आना चाहिए, इन दोनों का परिणामी कहाँ आना चाहिए, इन दोनों बलों का परिणामी यहाँ आना चाहिए। अबे भाई इन दोनों बलों का परिणामी कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। कितना आएगा? अंडर रूट, कितना आएगा? अंडर रूट F3 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। लेकिन ये वस्तु के पास, ये वस्तु रुकी हुई है, बोला है ना स्थिर अवस्था में। इसका मतलब जो मैंने F1 लगाया ना वो जरूर इसके ठीक पीछे लगाया है। मैंने जो F1 लगाया ना वो जरूर ठीक पीछे लगाया है। अभी तो ये वाला बल मिलके इसको काट रहा होगा, अभी तो ये वाला बल मिलके इसको काट रहा होगा। तो F1 का मान कितना आया? F1 का मान कितना आया? F1 का मान आया F3 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अच्छा, अब क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने ये किया कि अब F1 को हटा दो, F1 को हटा दो, हटा दिया भैया। इस दिशा में क्या है? इस दिशा में क्या है? F2 ही तो है। अब F2 ही तो लग रहा है इस दिशा में, और ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ऊपर की तरफ F3 है, ऊपर की तरफ F3 है। अब F1 हटा दिया तो नेट बल किधर है? यही तो है तेरा नेट बल, और इस नेट बल की वजह से अब इसके पास त्वरण आएगा, और इस परिणामी बल की दिशा में ही त्वरण की दिशा रहेगी, इसी दिशा में। तो त्वरण कितना आएगा बता सकता है? हाँ सर, त्वरण अब अधिक रूप में लिख रहा हूँ, तो त्वरण आएगा सर A बराबर F/m। अब F1 हट गया ना, जब देख F1 था तो रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन F1 नहीं है तो परिणामी बल तो इसके ऊपर इधर है तो निकल जाएगा, ये तो जाना चाहेगा तो त्वरण पूछ लिया। तो ये बराबर F/m, F कितना है? अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर बाय द्रव्यमान m। अब यार F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर तो है, बोल। अब F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर तो है, बोल दे बेटा। तो ये त्वरण आ गया, लेकिन अब तू ऑप्शन देखेगा ना तो मिलेगा ही नहीं अंडर रूट F2 स्क्वायर वाला, एक भी नहीं है, तो तुझे बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसका मान ये रहा, सवाल देख,
ए बराबर F1 बाय F1 की तरफ सवाल खत्म हो गया सवाल। अब बच्चे पता ये रोके बैठ जाते हैं एग्जाम में, क्या मेरा तो आंसर ये आया, करूँ तो मैं करूँ क्या, करूँ तो मैं करूँ क्या, तो हिंट का काम मिले ना यार, ये क्या है, ये क्या है, जो कहानी है वो ये है ना बेटा। तो सवालों को समझो पहले। देखो बेटा मैंने तो कोशिश कर रहा हूँ सारे सवालों को करवाने की। अगला सवाल प्रश्न नंबर 7, बढ़िया बढ़िया सवाल, वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। सवाल समझना, गुड प्रॉब्लम, जेईई एडवांस का सवाल है 2007 का, IIT जेईई 2007। सवाल क्या है, सवाल सुन। बोला है कि एम द्रव्यमान के दो कणों को, एम द्रव्यमान के दो कण है, इसका द्रव्यमान भी एम है, इसका द्रव्यमान भी एम है, और बेटा जी ये है बिल्कुल मध्य बिंदु, तो यहाँ से ये दूरी भी ए है और यहाँ से ये दूरी भी ए है। थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं मध्य बिंदु, फील आना चाहिए यार, तो फील नहीं आएगा ना सवाल में, है ना। यह है बेटा जी ओ बिंदु, है ना, यहाँ से भी ए है, दिख नहीं रहा होगा ए दोनों पर, ए मान लो ये बिंदु पी ले लो, चलो उन्होंने पी ले रखा है, ठीक है। अब सुन, एम द्रव्यमान के दो कणों को एक डोरी के सिरों पर बांधा जाता है, ये डोरी है, ये क्या है बेटा जी, ये तेरी एक डोरी है। इन दोनों, इस डोरी से दोनों दो कणों को बांध दिया, एम द्रव्यमान और एम द्रव्यमान के दो कणों को एक डोरी से बांध दिया, और जमीन पर रखे हुए, धरातल पर रखे हुए, ऐसे रखे हुए मान ले, है ना। यहाँ पर एक एम द्रव्यमान है, ये एम द्रव्यमान है, ये लचीली डोरी है, लचीली डोरी मतलब डोरी है जैसी, अब ये तो पेन है ना, वो डोरी है ना, और इसके ठीक बीच में यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ए दे रखा है, इसके लंबवत मैंने बल लगाना चालू किया, मैंने एक बल लगाया F, कौन सा बल लगाया F। आगे उन्होंने कुछ और जानकारी दी है, इस निकाय को एक घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर इस प्रकार रखा जाता है, घर्षण रहित क्षैतिज समतल का मतलब है कि घर्षण बल मौजूद ही नहीं है, कि केंद्र P से दूरी A स्थिर रहे, केंद्र P से दूरी A स्थिर रहे, ठीक है। एक बल F बिंदु P से ऊपर की ओर इस प्रकार लगाया जाता है कि कणों के बीच की दूरी, अब सोच सोच, अब तू जब इस रस्सी को पकड़ के खींचेगा, रस्सी को पकड़ के खींचेगा तो यार ये तो पास आएंगे ना, ये तो पास आएंगे ना, अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया, बिल्कुल बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों कण है, ये दोनों कण है, दोनों के बीच में ये बिंदु मध्य बिंदु है P, है ना, यहाँ से ये दूरी है, यहाँ से दूरी, तूने ठीक बीच से एक बल लगाया, तो तू इसको ऊपर खींचेगा तो ये दोनों तो ऐसे पास आएंगे, अब ये दोनों तो ऐसे पास आएंगे। बेटा तेरे को कहानी नहीं समझ आ रही, तेरे को कहानी नहीं समझ आ रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यार, समझ रहा यार। तो अगली सिचुएशन क्या बनी होगी इनके साथ, ये पता है कैसे हो गए होंगे, यही तो था, अब यही तो था, है ना, ये ए है और ये ए है, ठीक है, बोलो यार, अरे बोलो बेटा, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है। और ये बल F है और दोनों के मध्य 2x की दूरी है, तो मान लेते हैं ये x रह गया, ये x रह गया, अभी भी बेटा ये वही है, बात समझ में नहीं आ रही बेटा। अब यार इसको ऐसे खींचेगा ना तो दोनों के मध्य की दूरी x है, क्लियर है कहानी। और बेटा जी ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बोल कहानी समझ में आई क्या, ये स्मॉल एम द्रव्यमान है, ये स्मॉल एम, ये मतलब है मुझे तो सिर्फ पूरा फिर से पढ़ ले। तो त्वरण का मान क्या होगा, अब जब ये दोनों पास आ रहे होंगे बेटा जी, जब ये दोनों पास आ रहे होंगे तो इसके पास भी कोई ना कोई त्वरण होगा, किसी भी एक त्वरण का इंतजाम कर दो बेटा। जब ये ए से परेशान मत हो जाना यार, ये ए त्वरण है यार, मैं त्वरण को कुछ अलग से डिनोट कर देता हूँ ना यार, नहीं तो परेशान हो जाओगे यार उन्होंने ना। त्वरण को मान लेते स्मॉल एफ मान लेते हैं यार, स्मॉल एफ बल है, तुम क्या मानो यार, तुम अलग परेशान तो नहीं हो रहे यार, ये ए अलग है यार, ये ए है, ये ए है त्वरण, ये ए है, ये अलग है यार, समझ में आ रहा है यार, यार बेटा ओ बेटा बात समझ में आनी चाहिए यार, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पर इस बिंदु पर एक ही रस्सी है तो एक ही तनाव होगा बेटा जी, इधर की तरफ एक तनाव बल आएगा, इधर की तरफ भी एक तनाव बल आएगा, इधर की तरफ बात करें तो बेटा जी इधर की तरफ भी एक तनाव बल आएगा, और इधर की तरफ देखें तो इधर की तरफ भी एक तनाव बल आएगा। खैर खैर बेटा खैर, ये अगर थीटा माना तो बेटा जी ये थीटा समझ में आनी चाहिए यार बात, और ये भी थीटा, ये टी है और ये भी टी है, ठीक है। तो बेटा जी अगर मैं इसके घटक लूँ, किसके, इसके या इसके घटक ले ले, इसके घटक ले ले, तो बेटा जी टी कॉस थीटा और इसके भी घटक प्लस टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा और टी साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो F बराबर 2t cos थीटा, रुका हुआ है ना, मतलब जब 2x डिस्टेंस हो जाती है तब की बात कर रहे हैं, तो t का मान F बटे 2 cos थीटा। अच्छा इसके घटक लेगा तो बेटा जी ऊपर की तरफ t cos थीटा, इधर की तरफ t sin थीटा, इसके घटक लेगा तो t sin थीटा और ये t cos थीटा। बोल बात समझ में आई क्या, कहानी को सुनना ध्यान से बेटा। ये पास आती जा रही है, ये पास आती जा रही है, तो अगर मैं इसका त्वरण लिखना चाहूँ, इसका त्वरण तो a बराबर F बाई एम, F कितना, इसको आगे कौन लेके जा रहा है, t sin थीटा, a बराबर F बाई एम, आगे की तरफ कौन सा घटक जिम्मेदार है, टी साइन थीटा, कौन सा, टी साइन थीटा, और द्रव्यमान तो है ही है एम। बेटा जी यार एक काम कर सकते हैं, टी का मान उठा के यहाँ रख दे, त्वरण आ जाएगा, यही तो चाहिए, टी का मान उठा के यहाँ रख दे, क्योंकि ऑप्शन है ना बेटा जी एफ के पदों में है, इसलिए कर रहा हूँ, एफ बटे 2 cos थीटा साइन थीटा एम, बेटा साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, तो ए बराबर एफ tan थीटा बाई 2m, लेकिन यार आप देखोगे ना तो tan थीटा भी नहीं है, तो बेटा जी tan थीटा को रिप्लेस कर दे, कहाँ से, यहाँ से tan थीटा, थीटा के सामने वाला लंब, tan थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब ये कर्ण है तो ये आधार है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, सॉरी थीटा के सामने वाला लंब तो x बटे, अब लंब बटे आधार करेगा ना तो लंब जो है x बटे आधार कितना है, रख दे यहाँ पर, a बराबर आ जाएगा है क्या ऑप्शन, f बाई 2m x बटे f बाई 2m x बटे, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन है। तसल्ली से सुनना, सोचना और समझना तो मैंने किया क्या है बेटा, अगर तुझे समझ में आ जाए ना तो मजा आ जाएगा सवाल में, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, चलो अरे बोल दे, ठीक है। चलिए बेटा जब समय हो चला तो मैं आपको बाकी के 2-3 सवालों को होमवर्क में दे रहा हूँ, आसान आसान सवाल है ना, ये सवाल अच्छा है, गुड प्रॉब्लम है, जेईई मेंस का सवाल है।
ये दोनों तीनों सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, कोशिश करना हो जाए तो, ठीक है। मैं अगली क्लास में तो करवाई दूंगा। चलिए बेटा जी, अब समय हो चला है क्विज का। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, आराम से करिए सवाल को। चित्र में प्रदर्शित सभी सतह घर्षण रहित है तो T1 एवं T2 का अनुपात है। जल्दी जल्दी कर लो आप सवालों को। चलो अगला सवाल, यदि 3 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड भार डोरी से बांधकर एक घर्षण रहित गंडी से लटकाए गए हैं, निकाय में त्वरण होगा। बेटा जी यहीं पे बनाऊंगा मैं। अब मैं ऊपर और नीचे वाले डायग्राम बनाइए ना, मुझे कोई मतलब नहीं है। पूरे निकाय का त्वरण ए मान लेते हैं। बेटा जी f cos थीटा तो f cos 30 और ये आ जाएगा f sin 30। आगे की तरफ कौन जिम्मेदार है f cos 30? तो 3 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 3 किलोग्राम वाले का। तो बेटा जी इसमें तनाव T2 आएगा, नीचे mg की जरूरत नहीं है, तनाव ये है। मैं नहीं बना रहा हूँ NOMG, मैं फिर बता रहा हूँ NOMG नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ इससे मतलब है। तो T2 बराबर ME, ये खत्म। आ जा बेटा जी 12 वाले पे, इधर T1 है, पीछे की तरफ T2 है। अब इधर भी तो T2 आएगा, एक रस्सी एक क्लास संपर्क बिंदु तो यहाँ पर भी है, बैठेगा ना। T1 T2 और त्वरण ये है, तो T1 माइनस T2 बराबर 12 T2 का वैल्यू रख दे तो 15 T2 बराबर 15। तो से क्या पूछा T1 और T2, तो T1 बटे T2 जरूरत ही नहीं है, 15 बटे 3 इसे ये कट जाएगा T1 बटे T2 5 बटे 1 5/1। बहुत सिंपल सवाल था, भटकने की जरूरत नहीं है उसकी, भटकने भी जरूरत नहीं है। यस 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम के तो पिंड है 3 4, नीचे जाएगा ये से 4 वाला भारी है, 3 वाला हल्का है ना। त्वरण पूछा, ए का मान पूछा, बहुत सिंपल सवाल है बेटा जी। नीचे की तरफ फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। अब मैं सीधी सीधी समीकरण लिखना चालू करूंगा, 4 × G ऊपर T 3G ऊपर T, तो T माइनस 3G बराबर 3A 4G माइनस T बराबर 4A, दोनों को जोड़ गया तो G बराबर 7A, A बराबर G/7। G का वैल्यू 9.8/7 भाग देगा तो बेटा जी ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कॉमन सेंस लगा ना, 7 दूनी 14, ये भी नहीं आएगा, 7 एकम 7 ये आ सकता है। कॉमन सेंस। अब कैलकुलेशन क्यों करूंगा मैं, पागल थोड़ी ना हूं भाई, जेई की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो स्मार्ट हूं। मैं कैलकुलेशन में टाइम थोड़ी ना निकालूंगा इनमें, मुझे पता है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, वही करेक्ट होगा, पक्की बात है। तो बेटा यार मैंने बहुत सारे अभ्यास प्रश्न करे, कोशिश करूँ सवालों को मैं और अच्छे सवाल लाऊंगा। अगली क्लास में लेवल बढ़ा दूंगा, पुली ब्लॉक